हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ बीएचईएल मेक डीएवीआर। ये हमारा डिजिटल ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का पार्ट 5 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम जो इसका जो मेंटेनेंस का क्या ज़रूरत है डीएवीआर में और इसका ट्रबल शूटिंग का बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे हमारा वीडियो। पहले हमारे डीएवीआर में मेंटेनेंस का क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स। हमारे डीएवीआर में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। डिवाइस है लाइक हमारा फील्ड सर्क्यूट ब्रेकर है, कॉन्टैक्टर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा फैंस है जितना भी, वो सब है मैकेनिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है इसमें। सो ऑब्वियसली जिसी में मैकेनिकल मूवमेंट का इन्वॉल्व है उसमें वेयर एंड टेयर होते हैं और उसको रेगुलरली हमको चेक करने हैं और लाइफ साइकिल बेस्ड में इसको रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। हमको हमारा डीएवीआर सिस्टम है, हमारा एक्साइटेशन सिस्टम का रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट हमारा फील्ड ब्रेकर है, फॉर एग्जांपल इसका कंटिन्यूसली मॉनिटर होते हैं फील्ड ब्रेकर, और कुछ क्रिटिकल कॉन्टैक्टर्स हैं और फैंस हैं, वो सबका बारे में मॉनिटरिंग तो होते हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें कवर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल फैंस हैं, इनकेस फेल हुआ तो इसमें मॉनिटर होते हैं। अगर फैंस में एबनॉर्मल साउंड आ रहे हैं या हमारा ओवर हीट हो रहा है पैनल, वो सब हमको रिकॉर्ड होता नहीं है फ्रेंड्स। वो सब कब हमको पता चला जाता है, हमको पीरियोडिकली इसको हम चेक करेगा तो तभी हमको ये सारे चीज़ हमको पता चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमको रिलायबल ऑपरेशन के लिए और रिस्क ऑफ फेलियर को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए, हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो डीएवीआर में जो लाइफ साइकिल बेस्ड जो हम जो सेट पीरियड में हम करते हैं वो बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्या 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 प्रोडक्ट हमारा मेंटेनेंस में क्या क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमको कहीं पे भी इनफैक्ट डीएवीआर में नहीं है, कोई भी पैनल पे हमको जहाँ हमारा फैंस होते हैं फ्रेंड्स, वो फैंस का वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं फ्रेंड्स। जैसा हमारा डीएवीआर में ये 20,000 सर्विस आवर्स है फ्रेंड्स। इसका बाद इसका बेरिंग्स को कंपलसरी चेंज करना है। अगर छोटी छोटी फैंस हैं उसको तो फैंस ही चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमको बेरिंग चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें वर्कमैनशिप हमारा पास है ही नहीं है, अगर इसका कॉस्ट कम है तो छोटी छोटी फैन है तो इसको सम फिक्स्ड ऑपरेटिंग आवर्स का बाद, मतलब जैसे हमको इसमें मेंशन किया था अप्रॉक्सीमेटली 20,000 सर्विस आवर्स का बाद इसको चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमारा बेटर सर्विस के लिए, बेटर ऑपरेशन और रिलायबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो हमारा फैंस का जो इनटेक आता है, इसकी थ्रू फ्रेंड्स हमारा जो वेंट्स क्यूबिकल्स है, इसके अंदर हमारा जो फिल्टर रहता है, मेस फिल्टर है, उसको वो बहुत बार हमको ब्लॉक मिल जाते हैं फ्रेंड्स। इसको कुछ रेगुलर पीरियड में फ्रेंड्स, जैसा हमको हर 2 महीने में, हर 1 महीने में, इनफैक्ट जहाँ हमको डस्टी एनवायरनमेंट है वहाँ हर हफ्ते में भी इसको निकाल के पूरा साफ करके पानी से भी अगर धोने का ज़रूरत है, यार कोई लिखी वॉश वॉश एजेंट से, यार कोई ब्लोअर से इसको पूरा साफ करके इसको लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर इन केस ये मेस से, अगर ये वेंट में से अगर यही ब्लॉक हो गया तो हमारा फैन है चलता रहेगा लेकिन इसका कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एयर इनटेक बंद हो जाएगा यहाँ से। बेसिकली हमारा डीएवीआर में कूलिंग कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये फैन है हमको एयर सक करते हैं, हमारा यहाँ से एयर इनटेक लेते हैं, ये कूल एयर को हमारा जो हॉट सरफेस है जितना भी हमारा हीट सिंक से और हमारा हीटेड पार्ट से, उससे हॉट हीट टेम्परेचर को ये कूल एयर लेकर चला जाता है फैन का थ्रू, ये फोर्स ड्राफ्ट का थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इन केस यही ब्लॉक हो गया तो हमको एयर आना ही बंद हो जाएगा और ये कूलिंग भी बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए ओवर टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए और इसको हमेशा साफ़ करना, मतलब रेगुलर पीरियड में इसका वेंट मेश को साफ़ करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा कभी भी हमारा जो इन केस ऑफ स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। इन केस ऑफ स्टैटिक एक्साइटेशन में हमको पैरेलल थायरिस्टर मॉड्यूल से टू अचीव, मतलब कॉमन करंट अचीव करने के लिए, जो फॉर एग्जांपल 800 एम्पियर का इन केस फीड एक्साइटेशन सिस्टम है तो उसमें 400 एम्पियर का 2 थायरिस्टर ब्लॉक है, यार 200 का 4 थायरिस्टर ब्लॉक रहते हैं। इसका करंट देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसका करंट देखना है और सब में डिस्ट्रीब्यूट करंट हो रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और इसका जो करंट मीटर में दिख रहे हैं और उसके साथ हमारा जो शंट्स है, ये हमारा डीसीएस में जो हमको लेकर जा रहा था,
डीसीएसआर रिमोट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या रिमोट कंट्रोल पैनल पे हमको जो लेकर जा रहा था, वहाँ हमको क्या दिख रहा है, वो सेंस से दिख रहा था। वो सेंस का भी मिलीवोल्ट मेजर करके उसके साथ कैलिब्रेट करना भी बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर इन केस क्विक व्यू में आपको ये थायरिस्टर्स में आपको इक्वली करंट या करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो चैनल नल बैलेंस है फ्रेंड्स, ये चैनल नल बैलेंस है, ये बेसिकली चैनल 1 और चैनल 2 का जो कंट्रोल वोल्टेज है, यूसी वोल्टेज है, इसका डिफरेंस है। इसके बारे में इन डिटेल हम इसके पहले वीडियोस में बताया था। ये चैनल का नल बैलेंस हमेशा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है इनकेस हमारा चैनल 1 ऑटो में चल रहे हैं, चैनल 2 ऑटो का भी यूसी का जो कंट्रोल वोल्टेज है सेम ही होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स जनरली आप जब कभी भी डीएवीआर के पास जाते हैं, आपको ये नल बैलेंस वोल्टेज है वोल्टमीटर में, ये जीरो पे ही दिखना चाहिए। और ये सही काम कर रहे नहीं कर रहे पता करने के लिए हमको इसको इस एवीआर को डीएवीआर को लोकल में लेना है। एक बार लोकल में लेकर एक बार अगर वो चैनल 1 ऑटो में चल रहा है, तो इसका चैनल 1 ऑटो को राइज कमांड देकर इसका चैनल 2 ऑटो भी इन केस उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये नल बैलेंस थोड़ा सा इससे या इससे राइज करने से थोड़ा पॉजिटिव में ऐसे घूमकर फिर जैसा ये ऑटो 2 का भी इसका रेफरेंस फॉलो हो गया, तो ये वापस जीरो पे आ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही इसको एक बार चैनल 1 को लोअर करके इसका रेफरेंस को लो करके उसको भी चेक करना है फ्रेंड्स। मतलब ये नल बैलेंस मतलब दूसरा चैनल फॉलो हो रहा है नहीं है, चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा हमको नल बैलेंस जीरो होना चाहिए। पर मतलब क्विक चेंज ओवर है, मतलब बम्पलेस चेंज ओवर है चैनल 1 से लेकर चैनल 2 का ऑटो में। क्विक चेंज ओवर होने के लिए हमेशा चैनल बैलेंस है जो नल बैलेंस है वो जीरो पे होना चाहिए और नियर टू जीरो होना चाहिए फ्रेंड्स। ये हमको ये चैनल टू आपस में चैनल का जो फॉलो बताते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है फ्रेंड्स, जो हमारा वो सब हमारा जो इसका जो मिमिक में कॉल करके और उसको जो हमारा रिमेनिंग है जो कंट्रोल रूम पे या हमारा कंसोल पे या हमारा स्कैप पे किसी पे भी हमको जो मीटरिंग है जहाँ आ रहा था वहाँ या हमारा रिले पैनल पे वहाँ इसके साथ हमको माइक्रो टर्मिनल वैल्यू और उसका वैल्यू करके कंपेयर करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये सही दिख रहे नहीं है देखने के लिए वो कंपेयर करना चाहिए। इनकेस सही नहीं दिख रहा है तो इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स हमको, वो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। जहाँ हमारा कार्ड से फ्रेंड्स लाइक हमारा बेसिकली हमारा जो टायर से इसका जो फायरिंग पल्स ब्लॉक है, इसमें इसमें गोल्ड प्लेटेड कार्ड से फ्रेंड्स इसको किसी भी चीज़ से यार मतलब इसको साफ नहीं करना है। बहुत ही स्मूथ वे से बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेस से इसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसका ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। और आपको किसी भी कार्ड्स में या किसी में भी आपको फ्रेम में भी कहीं पे भी आपको फाउलिंग है या कोई भी दिख रहा है, तो इसको बहुत आराम से जो अप्रोप्रिएट इसका जो सीआरसी है, जो इसका डिज़ाइन सीआरसी है, वही लगा के इसको साफ करना चाहिए। जो मतलब जो बहुत देसी मेथड से आप साफ नहीं करना है फ्रेंड्स इसको, क्योंकि कंट्रोल कार्ड्स का ऑपरेशन खराब हो जाएगा फ्रेंड्स इससे। आपको फील्ड ब्रेकर से फ्रेंड्स, जहाँ आपको फील्ड ब्रेकर यहाँ दिख रहे हैं, ये फील्ड ब्रेकर में कोई भी आपको जलन का स्मेल आ रहा है, कहीं पे काला दिख रहे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसे फील्ड फ्लैशिंग का कॉन्टैक्टर में भी देखना पड़ेगा। और इसका जो क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल का फील्ड ब्रेकर का इसका वैल्यू भी देखना पड़ेगा और इसका टाइमिंग भी देखना पड़ेगा जब आपको मौका मिलता है तब। और इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सारे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इनके क्लोज करके और ट्रिप करके, वो सब भी आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको बंद करने के टाइम पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितना भी आपको ये सब जो स्कीम में दिया था वो सब आप चेक कर सकते हैं जब आपको मौका मिलेगा। ईयरली या ट्वाइस मतलब ये 2 साल में एक बार एटलीस्ट प्रोटेक्शंस को कुछ कुछ प्रोटेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी कार्ड में आपको डस्ट डिपॉजिट्स बेसिकली ये हमारा जितना भी कार्ड्स है जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें डस्ट तो डिफ़ॉल्ट दिखते ही है आपको।
क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑलरेडी चार्ज्ड है, जो डस्ट पार्टिकल है उसको चार्ज का अट्रैक्ट होकर उसमें डिपॉजिट हो जाता है फ्रेंड्स। ये कॉमन चीज़ है, इसीलिए हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, नॉर्मल मेंटेनेंस का इसका बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। कहीं पे भी आपको डस्ट डिपॉजिट्स वो सब आ रहे हैं, ऑयली डिपॉजिट्स है, या कहीं पे आपको मॉइस्चर जैसे चमक दिखा रहा है, तो उसको कहीं सही से क्लीन करना है फ्रेंड्स। और आपको कहीं पे भी अगर मॉइस्चर या कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, मतलब आपको पैनल का सीलिंग सही नहीं है फ्रेंड्स, आपको पैनल का सीलिंग देखना है। आपको कहीं पे आपको केबल का जो ग्लैंड पेड्स है, कहीं पर आपको ओपन कर दिया और इसको क्लोज नहीं किया था, मतलब केबल्स के लिए पहले ही ग्लैंड प्लेट्स का होल्स मार दिया था और इसको कवर नहीं किया, तो इसको कवर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और जितना भी बोल्टेड टर्मिनल है फ्रेंड्स, हमारा पीएमजी का, हमारा या नहीं है तो हमारा जो पीटी का टर्मिनल से, सीटी का टर्मिनल से, वो सबका भी टाइटनेस देखना भी बहुत ही ज़रूरी है इसमें। और अगर डीएवीआर का फंक्शनल टेस्ट है, मतलब जो हमारा फंक्शनल टेस्ट है मतलब हमारा जो डीएवीआर का टेस्ट वोल्टेज में लेकर इसको लोड टेस्ट कर सकते हैं डीएवीआर का ऑपरेशनल और फंक्शनल टेस्ट देखने के लिए। और कितना भी पीसीबीज है फ्रेंड्स, वो सब पीसीबीज हैंडल करने के टाइम पर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अवॉइड करने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो वॉच ये पैनल का साथ हमको डिफ़ॉल्ट देते हैं फ्रेंड्स, ये वॉच पहन कर ही उस पीसीबीज़ को आप हैंडल करना है। इन केस अगर वो वॉच है ही नहीं है तो आप मॉड्यूल का जो फ्रंट एंड है, जो प्लेट है, उसी को ही होल्ड करके आपको हैंड मॉड्यूल्स को आराम से हैंडल करना चाहिए फ्रेंड्स। और कभी भी आपको डीएवीआर रेफरेंस, ये थंब रूल है, डीएवीआर नहीं है कोई भी इक्विपमेंट में इनफैक्ट, कभी भी आपको कोई अलार्म या ट्रिप दिखाए तो सबसे पहले इसको नोट करना है, किसी पे फ़ोटो खींचना है और इसको इन डिटेल मतलब एनालाइज करने के बाद ही अगर वो ओके है तो तभी आपको एक्नॉलेज और रीसेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी मॉड्यूल फेल होते हैं फ्रेंड्स, अगर इसको स्पेयर कार्ड से रिप्लेस करने से पहले यहाँ डीएवीआर में कितना भी कार्ड्स है फ्रेंड्स, ये कार्ड्स को कोई भी कार्ड को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो ये कार्ड रिप्लेस करने के पहले आपके पास टेस्ट रिपोर्ट जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स। और टेस्ट रिपोर्ट देखकर कितना भी डिप स्विच का सेटिंग्स है या कितना भी पॉट का सेटिंग है, हाँ, और कितना भी स्विचेस का जो सेटिंग है, वो सब हमको टेस्ट रिपोर्ट का, उस पर्टिकुलर डीवीआर का टेस्ट रिपोर्ट है जब कंडीशनिंग के टाइम पर हमको या डीवीआर का साथ हमको सप्लाई करते हैं, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिला तो आप स्कीम नंबर बताने से डीएवीआर का जो हमारा बीएचएल का सर्विस टीम को पूछने से भी वो शेयर कर देते हैं फ्रेंड्स टेस्ट रिपोर्ट। उस टेस्ट रिपोर्ट में वो सारे कार्ड का सारे सेटिंग्स है वो देते हैं, वो सेटिंग्स देखकर उस कार्ड का वेरीफाई करना है, सेट करना है। आपको कोई भी कार्ड में इस सेटिंग में आपको कोई भी डाउट है, तब आपको जो पुराना कार्ड जिस पे ऑलरेडी चल रहा था वो फेल हो गया, उस कार्ड को रेफर करके आप इसको सेटिंग को लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा डीएवीआर का जो पहले वीडियोस में भी बताया था फ्रेंड्स, हमारा ये दो पैनल है। अगर ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है तो रेगुलेशन 1 पैनल और रेगुलेशन 2 पैनल है। रेगुलेशन 1 पैनल का जो हमारा डीपीयू प्रोसेसर है इसमें रहता है रिडंडेंट डीपीयू प्रोसेसर, और इसको मैक्स डीएनए बोलते हैं। और उसका फ्रंट व्यू ये है फ्रेंड्स, और ये इसका रियर व्यू ये है डोर खोलने के बाद। और ये हमारा रेगुलेशन 2 पैनल है फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो स्विंग फ्रेम है और स्विंग फ्रेम पे जो हमारा एक एक टायर पे जो कार्ड्स लगा था और हमारा माइक्रो टर्मिनल लगा था वो है फ्रेंड्स। और हमारा रेगुलेशन ये स्विंग फ्रेम खोलने के बाद हमको मतलब ये अनलॉक करने से खुल जाता है। इसके अंदर जो है डिफरेंट हमारा ट्रांसड्यूसर से वो सब रहते हैं फ्रेंड्स, हमारा कॉन्टैक्टर्स हमारा टर्मिनल बॉक्स से नीचे रहते हैं। और ये इसका रेयर व्यू है, इसमें थायरिस्टर ब्रिज है और हमारा फील्ड ब्रेकर है और बाकी कितना भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स हैं वो सब रहते हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में हम इन डिटेल तो डिस्कस किया था। अभी हमारा जो रेगुलेशन 2 का जो स्विंग फ्रेम में है उसी में ही पीएलसी का जितना भी डीएवीआर का जो कंट्रोल कार्ड्स हैं वो सब रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और ये इसके बारे में हम इन डिटेल हमारा पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ये कार्ड्स का हर कार्ड का क्या पर्पज़ है और इसका रैक के बारे में, इसका लोकेशन कैसे पता करना है, सबके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में ओनली मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू में ही हम बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी सबसे पहले हमारा इसमें हमारा जो पावर सप्लाई कार्ड है फ्रेंड्स, आपको इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, कोई भी कार्ड है इनफैक्ट अगर आपको खोलना है तो ऊपर एक स्क्रू दिया था, नीचे एक स्क्रू दिया फ्रेंड्स, दोनों को लूज करके
जो BHEL यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे कार्ड नंबर दिख रहे हैं, उसका ऊपर और नीचे ये दोनों पकड़ के बाहर की तरफ खींचने से इस कार्ड आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये मतलब ड्रॉ टाइप कार्ड से सारे स्क्रू को लूज करने के बाद इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने हमारा जो पावर सप्लाई कार्ड है फ्रेंड्स, उस पावर सप्लाई कार्ड में इंडिकेशन ऑन जल रहे हैं नहीं ये देखने हैं नॉर्मल रूटीन चेकअप में DAVR को। और जो इस पावर सप्लाई कार्ड में जितना भी वोल्टेज है जो +24 वोल्ट है, -15 वोल्ट है, +15 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये हमारा +5 वोल्ट है। ये 0 वोल्ट का साथ सारे वोल्टेज को मेजर करके वो वोल्टेज का जो आ रहा है उसको नोट करके वो विद इन रेंज में है नहीं ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड की हेल्दीनेस को देखने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो CPU कार्ड है फ्रेंड्स, हमारा CPU कार्ड है UN0660 है। अगर इस कार्ड को हमारा सारे इंडिकेशन या फेल नहीं जल रहे नहीं जल रहे नहीं जल रहे देखना है, फेल कभी जलना नहीं है। इनकेस फेल जल रहा है तो इसको क्या रीज़न से जला था सारे इवेंट देखने के बाद एक बार इसको रीसेट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये रीसेट करने के बाद भी अगर ये फेल का इंडिकेशन इनकेस उस टाइम पे भी जल रहा है तो तब आपको इस कार्ड को रिप्लेस करना है। उस कार्ड को रिप्लेस करने से पहले जो कार्ड को आप चेंज करना चाहते हैं, जो नया कार्ड है, वो उस कार्ड का और इस कार्ड का मॉड्यूल का मतलब पहले कार्ड नंबर देखना है सेम ही रहना चाहिए UN0660 और इसका जो मॉड्यूल वर्जन है इसकी बात जो है वो डिजिट भी मैच करना चाहिए इसको। और इसका बाद फ्रेंड्स आप इस कार्ड में ठीक है जो CPU कार्ड है इस कार्ड में हमको जो एप्रोम्स रहता है जिसमें हमारा बाकी पैरामीटर्स और मतलब जो एप्रोम्स में हमारा रीड ओनली पैरामीटर्स रहते हैं जो अरे मतलब वो दोनों एप्रोम्स को निकाल के हमारा नया कार्ड में डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। और जो हमारा टेस्ट रिपोर्ट देखकर इनफैक्ट कोई भी कार्ड आपको चेंज करेगा टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी है फ्रेंड्स। टेस्ट रिपोर्ट को देखकर उसमें जितना भी सेटिंग्स है पैरामीटर्स को जो सेट करना था वो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन CPU कभी भी चेंज करेगा इसका जो लोकेशन है ये 730 पे और 736 का लोकेशन में जो एप्रोम्स है उसको पुराना कार्ड से निकाल के हमारा नया कार्ड में डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि सारे सेटिंग्स और पैरामीटर्स उसी में ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरप्ट जनरेटर कार्ड है फ्रेंड्स। इंटरप्ट जनरेटर कार्ड में हमको ये जनरेटर का तीनों फेज का वोल्टेज है UR UY UR US UT आते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा U1 U2 हमारा कार्ड का इंटरनल वोल्टेज है। मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था U1 वोल्टेज है जनरली 1.4 वोल्ट रहते हैं, U2 वोल्टेज है 0.7 वोल्ट रहते हैं। तभी इस कार्ड हेल्दी है फ्रेंड्स। ये U1 U2 बेसिकली हमारा DAVR को पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर इनकेस पावर फैक्टर रिएक्टिव पावर पावर का वैल्यू हमारा DAVR का माइक्रो टर्मिनल में सही नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ये U1 U2 को ही देखना पड़ेगा फ्रेंड्स मेजरमेंट। अगर ये U1 U2 का वोल्टेज जो मैं आपको बताया था ऐसा नहीं आ रहा है तो उस कार्ड को रिप्लेस करने का ज़रूरत है फ्रेंड्स। उस कार्ड को अगर रिप्लेस करना है तो सेम पहले जैसे इसका मॉड्यूल वर्जन जो चेंज कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। और हमारा जो UR US UT जो पहले जो नोट किया था उसको U1 U2 नोट करके ऐसा जो हेल्दी कार्ड है हमारा इवन टेस्ट रिपोर्ट में भी मिलेगा फ्रेंड्स इसका वैल्यू, उसके हिसाब से हमको ट्यून करना पड़ेगा नया वैल्यू इसमें। और इंटरप्ट जनरेटर कार्ड में नीचे है फ्रेंड्स जनरेटर का तीनों फेज का वोल्टेज, तीनों फेज का करंट, जनरेटर का करंट, डीसी वैल्यू में आता है। और हमारा ये जनरेटर का वोल्टेज है, फील्ड करंट है और 0 वोल्टेज मतलब ये सारे पैरामीटर्स यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब हेल्दी है नहीं है मतलब नॉर्मल रेंज में नहीं है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट कंट्रोल कार्ड है UN0663 है। इसका इंडिकेशंस आपको हमेशा मतलब नॉर्मल कंडीशन में देखना चाहिए फ्रेंड्स। जो हमारा ऑटो अगर ये ऑटो मोड में है तो LED 3 जलेगा, अगर मैनुअल मोड में चल रहा है तो LED 7 जलेगा। अगर ये इंटरनल मोड है जनरली हम लोग जब इसको फंक्शनलिटी टेस्ट या लोड टेस्ट करते हैं DAVR को तब हम इसको इंटरनल मोड में रखा है तो ये हमारा सारे की सारे जो कंट्रोल है DAVR का वो डिसेबल हो जाएगा। और DAVR का जो पल्स है सिर्फ ये दोनों बटन से हाइयर और लोअर बटन से ही कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स DAVR का। ये नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इसको करता नहीं है, ओनली DAVR का कमीशनिंग का टाइम पे या इसका लोड टेस्ट के टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं पर। और इसमें बहुत ही सेंसिटिव वोल्टेज है, धीरे धीरे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ये हाइयर और लोअर बटन से।
और उतना सेंसिटिव चेंज है किसी में भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। हमारा जो बिहेवियर का हमारा जो लोकल पैनल से हम लोग रेज रोल कर रहे हैं उसमें भी इतना सेंसिटिविटी नहीं मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा सेंसिटिविटी है फ्रेंड्स। इसमें भी अगर इनमें इसमें सारे फायरिंग पल्स देख सकते हैं आप, फायरिंग पल्स का सीक्वेंस सही है नहीं है इसको सीआरओ में ऑसिलोस्कोप में आपको वेवफॉर्म रिकॉर्ड करके आप देख सकते हैं। और सारे सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज यहाँ आते हैं, इनके सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज भी यहाँ नहीं आ रहे तो आपको यू सिंक का इंडिकेशन भी नहीं आएगा। अगर यू सिंक का इंडिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, अगर यू सिंक का इंडिकेशन नहीं आ रहे तो आपको पल्सेस ब्लॉक हो जाएगा और ये डीएवीआर स्टार्ट होने ही नहीं देगा फ्रेंड्स। अगर इस इनकेस इस पल्स गेट कंट्रोल कार्ड को इनकेस आपको चेंज करना है तो इसका भी सेम है फ्रेंड्स, जो हमारा मॉड्यूल कार्ड नंबर मैच करना चाहिए और इसका मॉड्यूल का वर्जन मैच करना चाहिए। और इसका जो टेस्ट रिपोर्ट देखकर कोई पैरामीटर सही तो या कोई डिप स्विच का सेटिंग से या कोई स्विच का सेटिंग सही तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पल्स कंट्रोल रैक है। इसमें हमारा पावर सप्लाई से इसका ऑन इंडिकेशन जल रहे हैं नहीं है और ये वोल्टेज सही आ रहे नहीं है और विद इन रेंज में नहीं है, देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये हमारा पहले पावर सप्लाई कार्ड है, ये ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ये भी पावर सप्लाई कार्ड है। ये हमारा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के लिए, इसीलिए इसमें एक इंटरमीडिएट पल्स स्टेज है फ्रेंड्स। इसमें भी आपको पल्सेस ऑसिलोस्कोप में देख सकते हैं अगर ये कार्ड सही हेल्दी है नहीं है देखने के लिए। ऐसा हमारा फाइनल पल्स स्टेज है, उसमें भी आपको पल्सेस मॉनिटर कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप पल्सेस मॉनिटर करेगा तो फ्रेंड्स ये हमको पल्सेस ऐसा आना चाहिए आर वाई बी का, और नीचे देन क्या आर आर प्लस एस प्लस टी प्लस से ऐसा आर माइनस एस माइनस टी माइनस से ऐसे पल्सेस आपको इनिशियली स्टार्टिंग में दो दो पल्सेस आना चाहिए फ्रेंड्स। इनिशियली डीएवीआर को जब स्टार्ट करते हैं तब हम दो दो पल्सेस देते हैं फ्रेंड्स रिडंडेंसी के लिए, बाद में सिंगल पल्स ही देते हैं फ्रेंड्स। एक पल्स में ही वो 120 डिग्रीज को कंडक्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो 60 डिग्रीज में करते हैं फॉर रिडंडेंसी के लिए, इनकेस फायरिंग मिस हो गए तो उसके लिए हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एनालॉग इंटरफेस कार्ड है। हम इन डिटेल पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, हमारा एनालॉग इंटरफेस कार्ड है। जितना भी हमारा जनरेटर का वोल्टेज, फील्ड का वोल्टेज, जनरेटर का करंट तीनों फेज का और फील्ड करंट, ये सारे हमारा एनालॉग इनपुट से इसी में ही आते हैं फ्रेंड। और ये हमारा सूटेबल हमारा कैलिब्रे मतलब ये हमारा ट्रांसफॉर्मर्स का थ्रू, हमारा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का थ्रू और ये हमारा कैलिब्रेशन रजिस्टर्स का थ्रू सूटेबल वैल्यू हमको यहाँ जाता है फ्रेंड्स 22 वोल्ट, जो आपको पहले वीडियो में बताया था। आपको कभी भी इन केस इसका आउटपुट में वोल्टेज इसका जो टेस्ट रिपोर्ट का हिसाब से नहीं आ रहे हैं तब आपको ये कैलिब्रेशन रजिस्टर्स चेंज करके आपको देख सकते हैं। अगर इसका आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा है और अगर इस कार्ड को चेंज करने का ज़रूरत है, किसी में इन केस अगर बर्निंग दिख रहा है तो अगर इस कार्ड को चेंज करना है तो जो नया कार्ड में इसका रेसिस्टेंस वैल्यूज मैच करना चाहिए। इनकेस रेसिस्टेंस वैल्यूज उसमें मैच नहीं हो रहे तो पुराना कार्ड का रेसिस्टेंस को डीसोल्डर करके इसका रेसिस्टेंस वैल्यू सही आ रहे तो उसको लगा के सोल्डरिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। अगर इस कार्ड को सही से कैलिब्रेट नहीं करेगा तो आपको सही से मतलब हमारा बाकी सारे सेटिंग बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारा ऑटो मोड में जो जितना भी हमारा मेन पैरामीटर्स है, हमारा एनालॉग पैरामीटर्स है, वो सारे के सारे इसी कार्ड का थ्रू आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है इसका कैलिब्रेशन करना। नेक्स्ट हमारा जो क्लीनिंग करना है फ्रेंड्स प्रेस से, कितना भी कार्ड से हमारा कंट्रोल कार्ड है, हमारा जो फायरिंग कार्ड है, इंटरप्ट जनरेटर कार्ड है, एनालॉग कार्ड है, डिजिटल आईओ कार्ड है, ये सब का फ्रेंड्स हमको क्लीनिंग है ब्रश से करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बताया था, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स है उसमें चार्जेस ऑलरेडी होने की वजह से हमको डस्ट ये डिफ़ॉल्ट अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज करते हैं। डस्ट का ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसका ऊपर एक्यूमुलेट करना बहुत ही कॉमन चीज़ है। आपको सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में आपको दिखने लग जाते हैं, इसीलिए आपको मेंटेनेंस का बहुत ही ज़रूरी है। इसको मतलब ब्रश से ही क्लीन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही केयरफुली करना चाहिए इसको, मतलब कोई कपड़े वपड़े से इसको करना नहीं है साफ, ब्रश से करना है। और छोटी सी वैक्यूम क्लीनर से या ब्लोअर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत जोर नहीं लगाना है फ्रेंड्स इसमें।
नेक्स्ट हमारा ये थायरिस्टर ब्रिज है फ्रेंड्स। ये थायरिस्टर ब्रिज में आपको ये फ्यूजेस का कंडीशन देख सकते हैं, फ्यूजेस हेल्दी है नहीं है। और ये थायरिस्टर ब्रिज को भी आप साफ सफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये स्विच का पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉकिंग के लिए दिया गया है। इसके बारे में हम पहले वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस किया था। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स ट्रबल शूटिंग ऑफ डीएवीआर है। कभी भी हमको डीएवीआर में इन केस जनरेटर का वोल्टेज ही एक्सेट नहीं आ रहा है, अगर जनरेटर का वोल्टेज बिल्ड ही नहीं हो रहे हैं, तब हमको सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा फील्ड ब्रेकर को देखना है। अगर फील्ड ब्रेकर ऑन है नहीं है देखना है, कंफर्म करना है। इन केस फील्ड ब्रेकर ऑन है तो फील्ड ब्रेकर से जो हमारा जो एक्साइटेशन से हमारा जो टर्मिनल से उससे हमारा फील्ड में हमको जा रहा था, उसका उस पे वोल्टेज देखना है। इनकेस वहाँ भी वोल्टेज है तो हमको केबल्स को चेक करना चाहिए। और ऐसे ही हमारा फील्ड फ्लैशिंग इनकेस काम नहीं कर रहा है तो इसका सन इन केस ऑफ शंट एक्साइटेड जनरेटर्स में ये बाकी में एप्लीकेबल नहीं है। उस टाइम पे आपको जो इसका फील्ड फ्लैशिंग इक्विपमेंट का ऑपरेशन चेक करना चाहिए, देखना पड़ेगा इसको। ऐसे ही हमको जनरेटर इन केस एक्सेट हो रहे हैं लेकिन पार्शियल पूरा वोल्टेज नहीं हो रहे हैं, इसके बाद हमको जनरेटर है इमीडिएटली वोल्टेज इसका जीरो हो रहा है। जैसे जनरेटर थोड़ा वोल्टेज बिल्ड हो रहा है इसके बाद जीरो हो रहा है तो हमको सबसे पहले इसका जो सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है जो हमारा फायरिंग पल्स कार्ड में, उसको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पहले भी बताया था सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है, पहले वीडियोस में भी इन डिटेल इसका सिग्निफिकेंस बताया था। सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज नहीं है तो हमको पल्सेस पल्स का हमारा गेट कंट्रोल कार्ड को समझ नहीं आएगा फ्रेंड्स। फायरिंग मतलब इस थायरिस्टर्स को कौन सी पोजीशन में कौन सी सीक्वेंस में हमको फायरिंग देना है। अगर ये नहीं है तो इन केस इसका बिना हमको फायरिंग फोर्स करके दे देगा तो थायरिस्टर्स का बीच में आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फ्रेंड। उसको अवॉइड करने के लिए हमारा पल्स कंट्रोल मतलब ये पल्स को ब्लॉक कर देगा फ्रेंड्स अगर यू सिंक अवेलेबल नहीं है तो। इसीलिए अगर इन केस जनरेटर का वोल्टेज बिल्ड होकर कम हो रहा है तो यू सिंक को आपको चेक करना चाहिए। और फायरिंग पल्सेस से सारे अवेलेबल नहीं है देखना चाहिए और इसको ऑसिलोस्कोप में रिकॉर्ड करना चाहिए, सही आ रहे नहीं आ रहे, इसका सीक्वेंस सही है नहीं है। इन केस हमारा पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट है, जितना भी हमारा कंट्रोल सप्लाई है वो सब आपको चेक करना चाहिए। वो सारे कंट्रोल सप्लाई हेल्दी है नहीं है और विद इन रेंज में नहीं है, चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसका बाद अगर इन केस कन्वर्टर स्टिल भी हमको ब्लॉक आ रहा था, कन्वर्टर का ब्लॉकेज आ रहा है तो हमको कन्वर्टर का रिलेटेड कितना भी अलार्म से वो सब देखना पड़ेगा। मतलब कन्वर्टर का आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमको जो पल्स फाइनल स्टेज में ब्लॉकिंग का एलईडी जल रहे हैं नहीं ये देखना पड़ेगा। और ये पल्स फाइनल स्टेज में अगर इसका आउटपुट में इसका पल्सेस आ रहे नहीं है देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसका हमारा नेक्स्ट पॉसिबल रीज़न है अगर सेट पॉइंट है वोल्टेज या फीड करंट का, अगर इन केस इसका वोल्टेज ही मैनुअल में है अगर इसका सेट पॉइंट ही कम रखा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक और चीज़ है हमारा जो डिजिटल ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें ऑटो में जो सेट पॉइंट है इसका रेंज है फ्रेंड्स, जो हमारा मैं आपको पहले भी बताया था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में जो 54 का रेगुलेशन में जो दिया था, इसके हिसाब से +10% अलाउड है। इसीलिए हमारा डीएवीआर में जो ऑटो कंट्रोल में इसका डिफ़ॉल्ट है, इसका सेटिंग है 90 से लेकर 110% है फ्रेंड्स। उसी में ही आपको ऑटो का सेट पॉइंट दे सकते हैं फ्रेंड्स। इससे नीचे भी आप सेट पॉइंट नहीं दे सकते, 110% का ऊपर भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको लिमिटर से कुछ लिमिटर्स के बारे में आपको मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको इन डिटेल बता दूंगा। उस केस में आपको हो सकते हैं हमारा जनरेटर वोल्टेज मतलब ऑटो में भी है फिर भी उसको बाईपास होकर थोड़ा रेंज का बाहर भी हो सकते हैं ओनली इन लिमिटर्स का ऑपरेशन केस में। अदरवाइज उसको सेट पॉइंट 90% से 100% ही दे सकते हैं। लेकिन कभी आप जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको मैनुअल में चलाते हैं, अगर इसका रेफरेंस का सेट पॉइंट ही कम है तब भी आपको जनरेटर जनरली ये वोल्टेज बिल्ड नहीं करते हैं। अगर आप मैनुअल में चला रहे हैं इसका मैनुअल का सेट पॉइंट इंटरनली अगर आपको कम है टेस्ट रिपोर्ट के जैसे मतलब अलग है, तब आपको तब भी आपको वोल्टेज बिल्ड नहीं होते हैं। और अगर आपको फील्ड बहुत बार क्या होते हैं फ्रेंड, फील्ड ब्रेकर का ऑन करते हैं लेकिन एक्साइटेशन का ऑन कमेंट नहीं देते हैं, उस कंडीशन में भी आपको बहुत बार रिपोर्ट करते हैं जनरेटर का वोल्टेज बिल्ड नहीं हो रहे हैं। ये भी एक चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, इन केस आपको ऑटो ऑटो चैनल का एड्रेस है, इसका सेट वैल्यू देखना है कितना रेफरेंस है, वो F250 का एड्रेस में दे सकते हैं माइक्रो टर्मिनल में। और अगर मैनुअल का देखना है तो स्विच S855 का इसका देख सकते हैं, इसका पोजीशन देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है इसका सेट पॉइंट।
नेक्स्ट इन केस हमारा जनरेटर में ओवर वोल्टेज बिल्ड हो रहा है फ्रेंड्स, मतलब वोल्टेज बिल्डअप के टाइम पे ओवर वोल्टेज आ रहा है, तो हमको सबसे पहले हमको रेगुलेटर को ऊपर सस्पेक्ट करना है फ्रेंड्स। इन केस ओवर वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से है तो सबसे पहले हमको इसको मैनुअल में चेंज ओवर कर देना चाहिए फ्रेंड्स। चेंज ओवर करके इसका वोल्टेज बिल्ड करके सही से वोल्टेज आ रहा ही नहीं है देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, और सारे वोल्टेज का फीडबैक से हर जगह सही आ रहे हैं नहीं है देखना पड़ेगा, जिससे हमको ये भी पता चलेगा फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज का जो सेंसिंग है, जो हमारा पीटी से वो सही से सेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जनरली जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप ओवर वोल्टेज स्टार्टिंग में इसके लिए भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आपको इन केस जनरेटर को ऑटो में है ऑलरेडी, अगर जनरेटर का एक्साइटेशन ऑन कर दिया, इन केस हमारा पीटी है, इन केस इसको एनर्जाइज नहीं किया या पीटी का एमसीबी है अगर डाउन है, तब क्या करते हैं ऑटो में जनरेटर वोल्टेज बिल्ड करने के टाइम पर इन केस पीटी का फीडबैक नहीं आ रहा है तो वो और एक्साइटेशन ज़्यादा दे देगा। एक्चुअली जनरेटर का वोल्टेज बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेंस कर रहे हैं हम लोग पीटी का आउटपुट में हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से जनरेटर समझते हैं, जनरेटर का बिहेवियर समझते हैं इसका वोल्टेज और बिल्ड करने के लिए उस कंडीशन में ओवर वोल्टेज में ट्रिप हो सकते हैं। अगर इन केस उस कंडीशन में इन केस अगर आपको मतलब बिहेवियर का किसी भी बिहेवियर में एक्चुअली डिफरेंट पीटीस होते हैं दोनों चैनल का, अगर किसी भी पीटी का इनपुट नहीं आ रहा है तो तब आपको बैकअप के लिए हमको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी दिया जाता है जनरेटर में, वो भी ऑपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको पीटी सेंसिंग इनपुट भी देखना बहुत ही ज़रूरी है इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज है, पीटी सर्विस में नहीं है और इसका इनपुट एमसीबी और फ्यूज सारे इनलाइन है नहीं है देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आपको कभी भी ओवर वोल्टेज आया तो वही सबसे पहले मैनुअल में डालकर आपको चेक करना चाहिए सारे का पीटी का। और इन केस रेगुलेटर में ही आ रहा है तो इन केस आपको सारे की सारे मतलब आपको बताया था सारे पैरामीटर से कमीशनिंग का रिपोर्ट का साथ हेल्दी है नहीं है देखना पड़ेगा। और गेट कंट्रोल यूनिट का यूसी वोल्टेज है जो हमारा कंट्रोल वोल्टेज इसमें जो आ रहे हैं उसको चेक करना चाहिए, हमारा जो फायरिंग पल्सेस है सारे की सारे आ रहे नहीं है और हमारा सिंक्रोनस वोल्टेज है सॉकेट में आ रहे नहीं आ रहे उसको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इन केस हमारा फ्यूरियसली इंस्टेबल हो रहे हैं, बहुत बार इंस्टेबल हो रहे हैं हमारा मतलब ग्रिड में नहीं है तो तब हमको अंडर एक्साइटेशन और फ्यूरियसली हमको इंस्टेबल हो रहे हैं तो तब हमको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पॉसिबल का इसका जनरेटर है ऑपरेटिंग रेंज से अनएक्सेप्टेबल रेंज में जनरली लिमिटर्स का वजह से हो रहे हैं फ्रेंड्स, लिमिटर्स का वजह से प्रिवेंट हो रहा है तो तब आपको सारे सेट पॉइंट्स देखना पड़ेगा, इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज देखना पड़ेगा और लिमिटर्स का फंक्शनल टेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा बेसिकली ये मोस्टली लिमिटर्स का सेट पॉइंट सही नहीं है तो ही हो सकते हैं ये इंस्टेबिलिटी। और पीएसएस को भी देखना चाहिए, पीएसएस का सेटिंग सही है नहीं है। और इसके बाद रिपीटेड शॉर्ट और लॉन्ग लास्टिंग माल फंक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी फॉर मतलब ये इश्यूज है तो हमको ये बार बार ये रिपीट होते हैं लेकिन हमको बहुत बार समझ नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं मिला है तो एटलीस्ट सीपीयू कार्ड को या कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को फायरिंग कार्ड को चेंज करके देखना चाहिए। इसके बाद हमको सारे मतलब यूसी और इसका फायरिंग पल्सेस और इसका सारे सिग्नल सही है नहीं है देखना चाहिए फ्रेंड्स। और ओवर एंड अंडर एक्साइटेशन का इसका जो सेट पॉइंट चेक करना चाहिए और इसका लिमिटर्स चेक करना चाहिए। और जो जितना ओवर वोल्टेज में ये मैच चैनल चेंज ओवर होते हैं इसका सेट पॉइंट भी देखना चाहिए फ्रेंड्स। इन केस हमारा रिएक्टिव पावर आउटपुट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है जनरेटर का, तब आपको ये बेसिकली होगा फ्रेंड्स पीएसएस में जो सेट किया था उसकी बेसिस में ही होगा। और ये हमारा कंट्रोल सिस्टम में ड्यू टू ग्रिड का चेंजेस की वजह से भी होगा, इसमें ये सारे सेटिंग से सही है नहीं है टेस्ट रिपोर्ट और कमीशनिंग रिपोर्ट का साथ देखना पड़ेगा। और कोई लिमिटर्स ऑपरेशन में नहीं है वो भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा बेसिकली हमारा मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ डीएवीआर का वीडियो फ्रेंड्स। चलो हमारा साथ आगे बनाते रहिए फ्रेंड्स, थैंक यू।